हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी मेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और अभी तक आपने पेपर की कटिंग भी देख ली होगी कि आपके किस सब्जेक्ट के कितने पद आने वाले हैं, आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट के पिछली बार की तरह ही बहुत ही कम पद यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि सरकार साइंस सब्जेक्ट को ही हटा दे, क्योंकि इतने कम पद देती है और इतने सारे बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पर जाकर उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो सबसे कम पोस्ट आपने देखी होंगी साइंस सब्जेक्ट की ही हैं और अदर सब्जेक्ट की भी कम ही हैं। लेकिन आपका जो जैसे मैथ है तो मैथ की थोड़ी अच्छी पोस्ट है, लेकिन आपके साइंस की सबसे कम पोस्टें रखी गई हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में है जो मतलब एक भावनाहीन भावना आ जाती है कि इतनी कम पोस्टों में हम कैसे तैयारी करें, कितना ज़्यादा आपका कंपटीशन है। एक मान के चलिए एक सीट के लिए कम से कम आपके 200 से 500 बच्चे मतलब यहाँ पर कंपटीशन करते हैं, ठीक है। अब इतनी कम पोस्टें आती हैं तो यहाँ पर और भी कम चांस रहते हैं आपके सिलेक्ट होने के। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपने जो पेपर की कटिंग देखी उसमें आपने देखा होगा साइंस सब्जेक्ट के बिल्कुल कम पद दिए हैं और इसके अकॉर्डिंग अब आप कैसे तैयारी करें और क्या इसमें पद वृद्धि होगी या नहीं होगी तो ये बाद की बातें हैं। लेकिन अभी जो पेपर में न्यूज आई है उसमें सबसे कम पद हैं, फिर भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप तैयारी ही छोड़ दें, चाहे एक भी पद आए उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी जैसी चल रही थी वैसे ही रखना है। यहाँ पर आपके साइंस के पद में वृद्धि पिछली बार की गई थी तो बिल्कुल ना के बराबर की गई थी, ठीक है। और अभी भी वो पद वृद्धि करेंगे भी तो बिल्कुल ना के बराबर होगी। लेकिन आपको तैयारी करनी है, आपको एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। कितना ही कंपटीशन बढ़ जाए, यदि आप तैयारी अच्छी करते हैं तो आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था हमारे जो जंतु जगत का वर्गीकरण है इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका जो 5 जगत प्रणाली है उसमें से ही आपका एक जगत माना जाता है जंतु जगत। तो जंतु जगत में आपको विभिन्न प्रकार के संघ पढ़ने होते हैं, जैसे पॉरीफेरा संघ है या आपका जो है सिलेंट्रेटा संघ है, टीनोफोरा संघ है। तो टोटल हमें 11 संघ पढ़ने हैं, ठीक है। तो इससे जो हमने जंतु जगत का वर्गीकरण है इसका एक लेक्चर आपको दिया था, ठीक है। क्लास नंबर 17 देखेंगे आप तो उसमें ये बताया था कि जो वर्गीकरण का आधार है वो किस आधार पर जंतुओं को पॉरीफेरा संघ में रखा गया, किस आधार पर इनको सिलेंट्रेटा में रखा गया। तो आधार जो है आपकी एनसीईआरटी में 6 आधार बताए गए हैं, ठीक है। अब जो 6 आधार बताए गए हैं तो वो आप क्लास 17 पहले देख लें, क्योंकि यदि आप वो नहीं देखेंगे तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहले जाकर क्लास नंबर 17 देख लें। और आपकी जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं वो हमने स्टार्ट की थी। अब आपको जो है तैयारी बहुत डीप जाकर करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम जो जंतु जगत का वर्गीकरण है उसमें जो संघ बताए गए हैं टोटल 11 संघ, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा आपको क्लास नंबर 17 का एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट किया था, ए रहेगी हमारी क्लास नंबर 17 और इसमें हमने देखा था जंतु जगत में लगभग 10 से 12 लाख जीव आते हैं। और सबसे पहले जंतु जगत के बारे में हमारी जो द्विजगत प्रणाली है कैरोलस लीनियस ने जो दी थी इसमें बताया गया था। इन्होंने 2 जगत बताए थे, एक तो आपका जंतु जगत बताया था और दूसरा बताया था पादप जगत, ठीक। फिर जो प्राणी जगत है इसको सबसे पहले जॉर्ज क्यूवियर ने 31 संघों अर्थात वर्गों में बांटा हुआ था। तो हमें ये 31 संघ नहीं पढ़ने हैं, इनको भी 31 संघों को 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक आपके दीर्घ संघ होते हैं और एक में आपके लघु संघ होते हैं। तो जो दीर्घ संघ हैं इनकी संख्या 10 है और इन 10 का अध्ययन हमें करना है। और जो लघु संघ हैं इनमें से 21 जो लघु संघ होते हैं इनमें से केवल एक जो टीनोफोरा लघु संघ है उसका अध्ययन हमें करना है। तो इस प्रकार से टोटल 10 संघ का अध्ययन करना है, ठीक है। अब यहाँ वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमिक संरचना आपको बताई थी। तो आपकी जातियों से मिलकर के विभिन्न सारी जातियों से मिलकर वंश बनता है, वंश से मिलकर के कुल बनते हैं, कई कुलों से मिलकर आपके गण बनते हैं, कई गणों से मिलकर के आपके वर्ग या संघ बनते हैं और कई संघ जाकर के आपके क्या बनाते हैं, जगत बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर संघों का अध्ययन करना है, ठीक है।
तो टोटल कितने संघ हैं? 11 संघ हैं। इन 11 में से आपके 10 दीर्घ संघ हैं और एक आपका क्या है? लघु संघ है। तो लघु संघ का नाम आप याद रखेंगे, टीनोफोरा लघु संघ है, ठीक है। अब देखिए, फिर हमने संघों का क्रम आपको बताया था कि ये क्रम आप याद रखेंगे, तब जाकर के जो वर्गीकरण का आधार है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले पोरीफेरा संघ, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा जो कि आपका लघु संघ है, फिर प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एकाइनोडर्मेटा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये टोटल 11 संघ हैं जिनका अध्ययन करना है हमें। इनकी आप कोई ट्रिक भी बनाकर इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक। फिर हमने वर्गीकरण के आधार आपको बताए। एनसीईआरटी में 6 आधार दिए गए हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है शरीर का संगठन, मतलब शरीर के संगठन के आधार पर हमने आपको वर्गीकरण बताया जीवधारियों का, ठीक है। तो जिनमें केवल कोशिका स्तर का संगठन होता है वो आपका संघ 1 होता है। तो अब आपसे कहेंगे कि जो पोरीफेरा संघ है आपका, उसमें उसका जो शरीर संगठन है वो कोशिका स्तर का है, मतलब इसमें जो है केवल हर एक कार्य इसकी कोशिका ही करेगी। इसमें ऊतक नहीं बनते हैं, अंग नहीं बनते और अंग तंत्र भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि बताइए वह कौन सा संघ है जिसमें ऊतक, अंग और अंग तंत्र का निर्माण नहीं होता, तो वो संघ पोरीफेरा रहेगा। इसमें कोशिका स्तर का संगठन होता है, ठीक है। फिर कुछ संघ हैं जो संघ 2 और 3 है आपका, जो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा है, उसमें ऊतक स्तर का संगठन रहेगा। फिर संघ 4 में अंग स्तर का, और इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने आपको जो अंग तंत्र स्तर का संगठन है वो एनसीईआरटी में 2 उसमें अंग तंत्र बताया गया, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तो ये आपको डीपली बता दिया। फिर सममिति, मतलब 3 प्रकार की होती। सममिति मतलब बीच से यदि हम किसी रचना को काटते हैं केंद्र से होकर तो 2 बराबर पार्ट्स मिलने चाहिए, वो सममिति होती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की, असम्मिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति, ठीक है। अब आपसे ये कह देंगे कि पोरीफेरा संघ में अरीय सममिति पाई जाती है या सममिति पाई जाती है, तो वहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अरीय सममिति क्या है और द्विपार्श्व या असम्मिति क्या होती है, ठीक है। तो ये 17 वाला लेक्चर आप देख लें, पूरी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। फिर जर्म स्तर आपको बताया था, त्रिकोरिक होता है, द्विकोरिक होता है। द्विकोरिक मतलब जब हमारे शरीर का निर्माण होता है भ्रूण अवस्था से होते होते, तो सबसे पहले हमारे शरीर में 3 स्तर बनते हैं, ठीक है, जहाँ तीनों स्तर पाए जाएंगे। सबसे पहले एंडोडर्म, फिर आपका मेजोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों स्तर होंगे तो त्रिकोरिक जीव कहलाएगा, और 2 स्तर होंगे तो वो आपका द्विकोरिक। 2 स्तर मतलब जर्म स्तर नहीं होता, फिर एंडोडर्म और एक्टोडर्म होगा तो वो द्विकोरिक कहलाते हैं, ठीक है। तो आप पूछेगा कि कौन से जो संघ है वो द्विकोरिक है या त्रिकोरिक है, तो याद रखिए ये हमने आपको क्रम से बताया। यहाँ कह दिया संघ 1, 2 और 3, इसका मतलब है संघ 1 मतलब आपका हो जाएगा कौन सा? पोरीफेरा। संघ 2 मतलब हो जाएगा आपका सीलेंट्रेटा। संघ 3 मतलब हो जाएगा आपका टीनोफोरा, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके त्रिकोरिक है, मतलब इसमें तीनों स्तर पाए जाते होंगे। फिर आपका संघ 4 से लेकर के 11 तक द्विकोरिक है, मतलब इसमें जर्म स्तर नहीं होगा, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म रहेगा, ठीक है। फिर आपको प्रगोहा बताई कि क्या कहलाती है, तो मेजोडर्म के टूटने से प्रगोहा बनती है। अब प्रगोहा भी आपकी 2 प्रकार की होती है, आगुहिकीय और प्रागुहिकीय। फिर आपको 3 प्रकार की होती, सॉरी, कूटगुहिकीय भी, ठीक है। फिर आपको खंडी भवन बताया। खंडी भवन 2 प्रकार का, सतही खंडी भवन, वास्तविक खंडी भवन, फिर पृष्ठरज्जु, ठीक है। इसके बाद आज से हम अपने संघ स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो संघ हमें पढ़ना है वो है पोरीफेरा। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे, थोड़ा सा आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पोरीफेरा संघ क्या होता है? फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा सबसे पहले ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है छिद्र धारक। तो आपसे पूछ लेगा जो छिद्र धारक वर्ग है, वर्ग है, एक किस वर्ग का दूसरा नाम है या किस संघ का दूसरा नाम है? तो संघ पोरीफेरा का, ठीक है। छिद्र धारक मतलब इसमें जितने भी जीवधारी आते होंगे उनमें छिद्रनुमा मतलब उनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए पोरीफेरा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो ये आपको याद रखना है। पोरीफेरा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट ग्रांट ने। कब किया? सन 1825 में किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक। फिर इस संघ में आने वाले जंतुओं को साधारणतया स्पंज कहा जाता है। तो जितने भी स्पंज करके आपको जीवों के नाम मिलेंगे तो आपको आंख बंद करके पोरीफेरा संघ लगा देना है, ठीक है। जैसे स्पंजला कह दिया ए, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा? संघ पोरीफेरा में। अब इसके प्रमुख लक्षण देखिए कैसे आप इनको पहचानेंगे। सबसे पहला है कि ये बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक इसमें कोशिकाएं होती होंगी। हमने कोशिका वाला चैप्टर आपका क्लियर करवा दिया है, वहाँ आपको बहुत अच्छे से बताया है कि एक कोशिकीय क्या होते, बहुकोशिकीय क्या होते हैं। फिर आपको ऊतक वाला चैप्टर भी करवा दिया है, पादप ऊतक, जंतु ऊतक बता दिया है, ठीक है। तो ये आप लेक्चर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, ठीक।
तो ये बहुकोशिकीय जलीय, जलीय का मतलब है ये लवणीय जल में पाए जाते होंगे। लवणीय जल कहाँ देखने को मिलता है, तो समुद्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पोरीफेरा संघ के जीवधारी हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जलीय अर्थात लवणीय होते हैं और साधारणतया चट्टानों और किसी ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। इसके बाद ये असममिति दर्शाते हैं। अभी आपको बताया असममिति का मतलब है कि इनको मान के चलिए ये कोई जीव है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा करके जीव रहेगा आपका, ऐसा किसी भी प्रकार की संरचना है ये, तो कह दिया कि असममिति दर्शाते हैं, मतलब कि इसको बीच से काटेंगे तो इसके दो बराबर भाग नहीं होंगे, मतलब एक भाग दूसरे को यदि पूरी तरीके से ढक लेता है तो वो सममित जीव कहलाएगा और नहीं ढकता तो वो असममित है। तो इस वर्ग में जितने भी जीव आएंगे वो असममिति दर्शाएंगे और ये असममिति आपको बता चुके हैं। इनमें शारीरिक संगठन कोशिका स्तर का होता है, अर्थात जो आपका शरीर संगठन है इसमें कैसा होगा, केवल कोशिका तंत्र ही विकसित होता है, इसमें ऊतक नहीं बनेंगे, इसके बाद अंग भी नहीं बनेंगे और अंग तंत्र भी नहीं बनता है। याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर है इसमें जो है जल परिवहन के लिए नाल तंत्र पाया जाता है, कैनल सिस्टम इसमें देखने को मिलता है, इसी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में जल प्रवाहित होता है। तो पूछेगा किस संघ के जंतुओं में या जीवों में नाल तंत्र देखने को मिलता है, तो आपका पोरीफेरा संघ है। ये द्विकोरक होते हैं, द्विकोरक बता दिया आपको, जर्म स्तर जो है वो द्विकोरक होता है। द्विकोरक मतलब इसमें जो है केवल दो स्तर पाई जाती हैं। आपकी पहली जो रहेगी एंडोडर्म एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। इसमें आपका जो है बीच का स्तर नहीं पाया जाता है, ठीक है, मीजोडर्म नहीं पाया जाता है। मीजोडर्म नहीं पाया जाता तो फिर आप कहेंगे इसके स्थान पर क्या होता है, तो एक तरल पदार्थ भरा रहता है मीजोडर्म के स्थान पर, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है इनका जो वर्गीकरण है कंकाल के आधार पर किया जाता है। जिस तरीके से जगत किससे मिलकर बने हैं, संघों से। अब जो संघ है मतलब आपका पोरीफेरा संघ है तो इसका वर्गीकरण किया गया, इसका जो वर्गीकरण है वो कंकाल के आधार पर किया गया है, ठीक है। शरीर कठोर वाह कंकाल से ढका है, कंकाल में कांटे के समान कुछ रचनाएं होती हैं जिन्हें स्पीकूल्स कहते हैं। ये स्पीकूल्स कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, पूछ लेगा कि वह कौन सा वर्ग है जिसका वर्गीकरण कंकाल के आधार पर किया जाता है, तो वो पोरीफेरा वर्ग है। इनके शरीर में संवेदी तथा तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। संवेदी मतलब जो जिस तरीके से हमारे माइंड में संवेदनाएं होती हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये उभयलिंगाश्रयी अर्थात द्विलिंगी होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन, तो ये बताया है कि मुकुलन क्या होता है, विखंडन विधि के द्वारा होता है। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर कि लैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है, अलैंगिक जनन किस माध्यम से। तो इसमें जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो मुकुलन विखंडन विधि के द्वारा होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनके जीवन में लार्वा अवस्था मिलती है। नेक्स्ट है इनमें पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन, यदि कहीं पर भी इनमें टूट फूट कट फिट जाते हैं तो तुरंत ही इनमें इतनी क्षमता होती है कि नया वहाँ पर जो कोशिका है वो विकसित कर लेते हैं, ठीक है। तो रीजेनरेशन की इनमें क्षमता बहुत अधिक होती है। इनके उदाहरण है कि इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, तो याद रखिए साइकस, स्पंजिला, यू स्पंजिया और यू प्लेक्टिला। अब कुछ इनकी विशेषताएँ भी याद रखिए, कभी कभी इनके बारे में भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले जो यू प्लेक्टिला है ये आपके किस संघ का जीव है, तो वो आपका हो गया पोरीफेरा, ठीक है। अब इसको बीनस की पुष्प मंजूषा या बीनस के फूलों की डलिया कहा जाता है। तो पूछ ले यदि आपसे कि बीनस के फूलों की डलिया किसे कहा जाता है, तो यू प्लेक्टिला जो पोरीफेरा संघ का एक सदस्य है। ये जापान आदि देशों में लोगों को उपहार के रूप में भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पंजिला। स्पंजिला आपने खूब पढ़ा होगा, मीठे जल में पाए जाने वाला स्पंज है। फिर यू स्पंजिया, यह एक साधारण स्नान स्पंज है। आपने देखा होगा अक्सर कर गाँव में कि वहाँ पर जो स्नान करते हैं तो उसमें जो है घिसने टाइप का एक जो बना होता है, लौकी का खोल इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्नान के समय मैल साफ करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो ही हमारा यू स्पंजिया है। यह भूमध्य सागर और मैक्सिको की खाड़ी में काफ़ी संख्या में देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये हुआ आपका संघ पोरीफेरा, ठीक है।
जब तक आप लेक्चर नंबर 17 नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें कुछ कुछ आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे कह दिया द्विकोरिक होते हैं, जैसे कह दिया सम्मिति दर्शाते हैं, जैसे कह दिया शरीर इस प्रकार का होता, कोशिका स्तर का होता है, ऊतक स्तर का होता है। तो पहले आप वो देख लें एक बार लेक्चर, फिर देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा संघ होता है सीलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया या नाइडेरिया आपको देखने को मिलेगा, जो इसका नया नाम है। ठीक है, अब देखिए सीलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग यदि पूछ ले कि सबसे पहले किसने किया, तो लूकार्ट ने कब किया, सन 1847 में किया। ये भी बहुकोशिकीय प्राणियों में, जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं तो उसमें भी कुछ उच्च स्तर के प्राणी होते हैं, कुछ निम्न स्तर के। तो ये जो है बहुकोशिकीय प्राणियों में निम्न स्तर के जंतु होंगे, और इसमें से अधिकांशतः समुद्री यानी लवणीय जल में ही देखने को मिलेंगे। इनके लक्षण देखिए, ये जलीय, अधिकांश समुद्री, एकाकी और संघचारी जंतु हैं, मतलब संघ में रहते हैं। ये द्विस्तरीय प्राणी हैं। द्विस्तर का मतलब इनमें केवल 2 स्तर पाई जाती होंगी। नेक्स्ट है, ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। इनके अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाई जाती है, जिसे अंतर गुहा कहते हैं, ये भी याद रखिए। इनका शरीर अरीय सम्मित होता है। अरीय सम्मित का मतलब है, मान के चलिए ये जीव हो गया, इसको कहीं से भी यदि हम काट दें तो ये हर एक तरीके से काटने पर बराबर भाग में डिवाइड होगा, वो अरीय सम्मित कहलाते। असम्मित मतलब जिनमें 2 बराबर भाग नहीं मिलते। और द्विपार्श्व सम्मिति क्या कहलाती है, मतलब इसको केवल हम एक जगह से काट सकते हैं, इसके 2 ही भाग हमें बराबर मिलेंगे और दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अरीय सम्मिति होती है। ठीक है, सिर और यहाँ पर गुदा नहीं पाया जाता है। इनमें पाचन गुहा थैली जैसी रहती है। इनमें सिर के चारों ओर लंबे लंबे संस्पर्शक, मतलब इस तरीके की कांटीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इनकी कोशिका में, इसे दंश कोशिका धारी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछ लेता है दंश कोशिकाधारी जंतुओं का समूह कौन सा है, तो सीलेंट्रेटा है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में स्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है। श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया शरीर की सतह से होती है। इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है। अब इसमें आपका आ जाता है हाइड्रा, फाइसेलिया, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसमें हाइड्रा है, आपका पूछ लेगा हाइड्रा किस संघ का सदस्य है, तो आपके सीलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। कम से कम कुछ याद ना रख पाएँ तो ये तो ज़रूर ही याद रखें। वैसे आपको याद हर चीज़ रखनी है, और समझ के यदि आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फाइसेलिया, ओविलिया, पेनाटोला, ओरेलिया, और एक होता है आपका गोर्गोनिया। ठीक है, तो ये याद रखिए, हाइड्रा जो होता है इसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है। गोर्गोनिया को समुद्री पंखा कहा जाता है। पेनाटोला को समुद्री कलम कहा जाता है, मतलब इसके कई नाम हैं, मतलब जैसे कह दिया समुद्री कलम किसे कहा जाता है, तो पेनाटोला जो कि आपके सीलेंट्रेटा संघ का एक जंतु है। नेक्स्ट है फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, क्योंकि इसे देखने पर यह एक उल्टा जंगी जहाज के जैसा लगता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। अब इसके बाद आपके जो और संघ रह गए हैं, 9 संघ और हमें पढ़ने हैं, तो कल से थोड़ा सा लेक्चर बड़ा रखेंगे ताकि आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएँ। और आपको अपनी मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपकी तैयारी बिल्कुल रेगुलर आपको रखनी है, भले ही पोस्ट कम आई हैं, यदि पोस्ट कम भी आई हैं और आप यदि तैयारी को बंद कर देते हैं तो उसमें घाटा आपका ही होने वाला है। ठीक है, सरकार का कुछ नहीं जाएगा। आपको तैयारी अपनी बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही रखनी है। हर एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और यदि मेहनत आप करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है, ये तो बिल्कुल 100% सही बात होती है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।